नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहां शुवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। कोलकाता में भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी और भाजपा के 98 वर्षीय कर्मठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर कार्यकर्ताओं के सम्मान की मिसाल पेश की। शुवेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पोल सहित 5 मंत्रियों ने शपथ ली। तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के 5 दिन बाद भी सरकार गठन को लेकर खींचतान जारी है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके सत्ता की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अब भी 2 कदम दूर है। वर्तमान में विजय के पास 116 विधायकों का समर्थन है, जबकि सरकार बनाने के लिए उन्हें 118 के आंकड़े की आवश्यकता है। 2 सीटें जीतने वाली वीसीके आज शाम विजय को समर्थन देने पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। वही आईयूएमएल के 2 विधायक के रुख पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। दूसरी ओर जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को आनन फानन में हैदराबाद भेज दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस के पी विश्वनाथन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें वीसीके के फैसले पर टिकी हैं। अब बात करते हैं नए सीडीएस की। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को देश का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। वो वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये दोनों शीर्ष सैन्य अधिकारी 31 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी और सैन्य करियर करीब 39 वर्षों का रहा है। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल से कमीशन पाने वाले सुब्रमणी ने एनडीए और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सैन्य कॉलेजों से प्रशिक्षण लिया है। वो सेना उप प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार भी हैं। बात करते हैं अपराध जगत की। भारत में अपहरण और जबरन ले जाने की घटनाओं में 1 दशक के भीतर काफी वृद्धि देखी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वर्ष 1953 से 2024 के बीच दर्ज कुल 20 लाख मामलों में से 54% लगभग 11.24 लाख मामले केवल पिछले 11 वर्षों 2013 से 24 में दर्ज किए गए। हाल ही में भोपाल में एक आईएएस अकेडमी के निदेशक के अपहरण और करोड़ों की फिरौती के मामले ने इस खतरे की गंभीरता को फिर से उजागर कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार कुल अपराधों में अपहरण की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 3% से अधिक हो गई है। राहत की बात यह है कि फिरौती के लिए किए जाने वाले संगठित अपहरण कुल मामलों का महज 0.7% है, जबकि विवाह के लिए महिलाओं को उठाना सबसे बड़ा कांड बना हुआ है। इसके साथ ही बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध, विशेषकर अश्लील कंटेंट का प्रसार सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराधों में 5.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं आंधी और आसमानी बिजली से तबाही की। देश के कई राज्यों में मौसम के बदलते मिजाज के बीच बिहार में 9 लोगों की मौत हो गई। जी हां, शुक्रवार को बिहार में आई भीषण आंधी और आसमानी बिजली ने भारी तबाही मचाई। प्राकृतिक आपदा के इस प्रकोप ने सबसे ज्यादा राजधानी पटना को जख्मी किया है, जहां अकेले 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य के 7 जिलों में आए इस तूफान के दौरान बिजली गिरने और पेड़ों के धराशायी होने से कई परिवार उजड़ गए। तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली गिरने के साथ साथ राज्य भर में 600 से अधिक पेड़ उखड़ गए, जो कई मौतों का कारण बने। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में जहां एक और भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है, वहीं बिहार और झारखंड में बिजली गिरने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया है।